तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया लेक्चर लेकर। आज का लेक्चर भी हमारा कुछ खास ही होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एज सच ये टॉपिक कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन ये टॉपिक यूज होता है क्वेश्चंस के बीच में। तो हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये सब हम जान चुके हैं। ये हमारा उसी का पार्ट 2 है। तो इस पे हम बात करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वही कॉन्सेप्ट यूज होगा और वही जोश आज भी बरकरार है। आज हम बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि मेरे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, A1 प्लस में आयोटा B1। क्लियर। आप सब लोग ये जानते होंगे कि A1 होता है हमारा रियल पार्ट और ये आयोटा B क्या होता है, आयोटा B1 क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। आप सबको ये अच्छे से पता होगा क्योंकि हमने उस लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करी है। इसके बाद रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और Z2 क्या होता है हमारा, A2 प्लस में आयोटा B2। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो एडिशन हम कैसे करते हैं, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। मतलब सिंपल हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अभी हम कोई एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये खास ये सब बर्डन लेते ही नहीं है, हम सिंपल इनको ऐड करेंगे। जैसे बचपन में हम 1 + 2 + 3 करते थे तो हमारा क्या आ जाता था, 6 आ जाता था ना। वैसे ही हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो A1 प्लस में आयोटा B1 प्लस में A2 प्लस में आयोटा B2। क्लियर। ये मैंने लिख दिया। ये हो गया हमारा Z1 प्लस Z2। अब इसमें हम देख लेते हैं, हम जब इक्वेशन सॉल्व करते थे, मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² प्लस 2x² प्लस 2x² प्लस 5y प्लस z। तो इसमें हम क्या करते थे, ये जो टर्म है x² वाली वो एक जगह लिखते थे ना। तो सेम इसमें भी हम करने वाले हैं, जो a वाली टर्म है वो हम एक जगह लिखेंगे। तो A1 प्लस में A2 प्लस आयोटा B1 प्लस में आयोटा B2। कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, लेकिन समझना जरूरी है इसीलिए हम समझ रहे हैं। A1 प्लस में A2, A1 प्लस में A2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा कॉमन ले लेंगे, B1 प्लस में B2। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया कि A1 और A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और B1 B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि जब हम रियल पार्ट ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही कहता है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनके रियल पार्ट के साथ ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होंगे। इन पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं, 2 प्लस में आयोटा या 3 आयोटा। ठीक है, 2 प्लस में 3 आयोटा, ये हो गया Z1। एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं 4 प्लस में 5 आयोटा। इन दोनों को मुझे करना है ऐड कैसे करूंगा, सिंपल, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 2 + 3 आयोटा प्लस में 4 प्लस में 5 आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट के साथ, मतलब कि 2 प्लस में 4 प्लस में 3 आयोटा प्लस में 5 आयोटा। क्लियर। 2 प्लस में 4 होता है 6 प्लस 5, यहाँ से आयोटा लिया कॉमन, यहाँ पे 5 प्लस में 3। क्लियर, या 3 प्लस में 5 कुछ भी कह सकते हैं आप। 6 प्लस में यहाँ पे 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 आयोटा। क्लियर। तो ये हमारा सम आ गया Z1 और Z2 का। ये एग्जांपल आई होप आप सबको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर हम 2 लेते हैं। मैं लेता हूं यहाँ पे 2 - 3 आयोटा एंड 6 प्लस में 4 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है। ये Z1 है, ये Z2 है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6 प्लस में 2 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट है B1 क्या है -3 और B2 क्या है 4 है। तो -3 + 4। क्लियर। माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 + 2 8 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा। क्लियर।
माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। तो मैंने आयोटा ही लिख दिया, या फिर 1 आयोटा लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। आई होप ये टॉपिक आप सबको क्लियर होगा। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन हमें समझना जरूरी था, इसीलिए हमने ये समझा। तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज की, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक बार इसे रफ करके एक बार लिख लेता हूं उन प्रॉपर्टीज को, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने वो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर ली हैं। आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब भाई कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है, सीधी सी साधारण सी बात ये कहता है कि जैसे कि मान लो मैं 2 प्लस में 3 करता हूँ, या फिर मैं 3 प्लस में 2 करता हूँ, तो दोनों का आंसर मेरे पास सेम ही आना है, यानी कि 5 ही आना है। क्लियर? यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि मैं 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 करूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगर मैं 2 नंबर्स को सिंपली ऐड करता हूं तो उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उसी प्रकार अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करता हूं तो उनमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब ये हमने नंबर्स की बात की, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है ना, जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, 2 प्लस में 3 आयोटा, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस में 4 आयोटा। क्लियर? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं चलूं तो मैं z1 प्लस में z2 करूं तो वो बराबर आना चाहिए z2 प्लस में z1 के, तभी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं z1 प्लस z2 करता हूं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं z1 क्या है हमारे पास, z मतलब जब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। तो z1 का रियल पार्ट क्या है 2, एंड z2 का रियल पार्ट क्या है 2। तो 2 प्लस 2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, इमेजिनरी पार्ट z1 का है 3 और z2 का है 4। तो ये हो गया हमारा z1 प्लस में z2। ठीक है? अब अगर मैं z2 प्लस में z1 करूं तो क्या आएगा, z2 में रियल पार्ट z2 का लेंगे और रियल पार्ट z1 का लेंगे सबसे पहले। तो रियल पार्ट तो मेरे पास सेम ही है यहाँ पर भी, प्लस में आयोटा कॉमन ले लिया। अब इमेजिनरी पार्ट लेंगे z2 का, इमेजिनरी पार्ट लेंगे z2 का, ये जो है 4, और इमेजिनरी पार्ट लेंगे z1 का, यानी कि जो है हमारे पास 3। ठीक है? अब इन दोनों को लिख लेते हैं। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लू, फर्स्ट वाली को, इसको इक्वेशन 2 मान लू, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है उस पर हम बात करते हैं। इक्वेशन 1 को देखते हैं। यहाँ पे 2 प्लस 2 होता है 4, प्लस आयोटा कॉमन लिया था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, 4 प्लस में 3 होता है 7 आयोटा या फिर आयोटा 7, तो यहाँ पे मैं 7 आयोटा लिख रहा हूं। क्लियर? तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। और सेकंड इक्वेशन के रिजल्ट क्या आता है, 2 प्लस 2 यहाँ पे भी 4 हो रहा है, प्लस में 7 आयोटा यहाँ पर भी होगा। ठीक है? तो आप देख सकते होंगे हमारी इक्वेशन 1 और 2 बराबर आ गई हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 बराबर आ गई हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर? तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लेना। अब हम दूसरे लॉ पे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है दूसरे लॉ में कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ ऐसे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन पे यूज होता है। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन पे कैसे यूज होता है, मान लो आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट को मैंने दिए, एक बार मैं रफ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या बोला, आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स को मैंने अपने पास बुलाया और उन्हें एडिशन करने को दिया। ठीक है? एडिशन करने को दिया। मान लो मेरे पास थे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक था z1 इक्वल टू में 2 प्लस में 3 आयोटा, एक था z2 इक्वल टू में 4 प्लस में 5 आयोटा, एक था z3 इक्वल टू में 2 प्लस में 6 आयोटा।
ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर थे। मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके लाइए, ठीक है। तो हमारे पास स्पेस नहीं होने के कारण मैं इन्हें ऐड करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको समझा जरूर दूंगा, ठीक है। तो मैंने मान लो मैंने स्टूडेंट 1 को दिया और स्टूडेंट 2 को दिया, 2 स्टूडेंट को मैंने दे दिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करने को, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 को जब मैंने ये नंबर्स बोला कि ऐड करके लाओ, तो वो मेरे पास जब लेकर आया तो पता क्या लेकर आया, उसने किया हुआ था सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3, ठीक है। उसने सिंपली ऐड कर रखा था Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक कर ली। लेकिन जब स्टूडेंट नंबर 2 हमारे पास आया कॉपी लेकर, तो क्या हुआ, वो क्या कर रहा था, उसने किया था पहले Z2 प्लस में Z3, फिर बाद में करा हुआ था Z1। तो मैंने कहा भैया आंसर तो दोनों का सेम ही आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, आंसर इसने भी सही किया है, इसने भी सही किया है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे वही निकल के आ रहा है। लेकिन तो यहां से हम इजीली कह सकते हैं इसको कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जब आंसर सेम आ रहा है और दोनों ने यहाँ पे स्टूडेंट 2 ने ऐड किया है Z2 प्लस में Z3 प्लस Z1, यानी कि Z2 और Z3 को पहले ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर Z1 ऐड किया और स्टूडेंट 1 ने तो प्रॉपर मेथड यूज किया था। लेकिन आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इन सबको, ठीक है। यानी कि अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 2 प्लस में 3 प्लस में 1 करूं, या फिर मैं 1 प्लस में 2 प्लस में 3 करूं, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, आंसर तो मेरा सेम ही आना है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है जब हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात करते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 और 3 दोनों लिख दिया है, तो आप समझ जाना। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने वही लिखा हुआ है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इसको समझने से पहले हम एक और बात समझेंगे। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 0 में एक नंबर लिख देता हूं, 0 को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो, तो आप इसका रियल पार्ट क्या बताओगे और इमेजिनरी पार्ट क्या बताओगे, ठीक है। तो 0 की अगर हम बात करें तो 0 का रियल पार्ट भी 0 ही होता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 को हम क्या ही कह सकते हैं। अगर मैं बोलूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो इसको लिखोगे क्या आप? 0 प्लस में 0 आयोटा, क्लियर। बेसिकली ये होता कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो रिप्रेजेंट तो हमारे एक चीज को करते हैं। अगर मेरे पास 1 लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा 1 प्लस में आयोटा 1 या फिर 1 आयोटा, क्लियर। 2 लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा ना, अगर सॉरी यहाँ पे 1 आयोटा नहीं होगा, यहाँ पे 0 आयोटा होगा, क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 प्लस में आयोटा 0, ठीक है, या फिर 0 आयोटा। मतलब कि अगर कोई एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें रियल पार्ट दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो मैं उसको नेचुरल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो वही बात है, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 0 प्लस में आयोटा 0। तो अब इसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी में क्या काम है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे 2, हम समझने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और मैंने बोला कि 2 में आप कुछ ऐसा ऐड कर दिए, मैंने आपसे बोला कि 2 में कुछ ऐसा ऐड करिए कि मेरे पास आंसर आ जाए 2 ही। तो यहां पे आप क्या दिमाग लगाएंगे कि 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि मेरे पास आंसर 2 आ जाए। तो जाहिर सी बात है, सभी यही सोचेंगे 2 में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 0 हमने ऐड किया यहाँ पे, ये क्या है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, क्लियर। एडिटिव आइडेंटिटी, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब ये तो हमने नंबर्स के केस में बात कर लिया। अब मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 3 प्लस में 2 आयोटा प्लस में, अब वो पूछ रहा है यहाँ पे हम ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करें कि मेरे पास आंसर 3 प्लस में 2 आयोटा ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करेंगे कि मेरे पास आंसर 3 प्लस में 2 आयोटा ही आ जाए। तो यहां पे भी हम, तो मेरा मेन मोटिव था 0 को 0 प्लस में 0 आयोटा लिखवाने का, यही कि मैं
ये समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 प्लस में 0 आयोटा। ठीक है, यानी कि 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा। क्लियर। तो अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस में 0 आयोटा, यहाँ पे जो 0 प्लस में 0 आयोटा क्या है, यहाँ पे 0 प्लस में 0 आयोटा एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जब हम नंबर्स की केस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे 0 एडिटिव आइडेंटिटी थी, और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 प्लस में आयोटा 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर। आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी आप सबको क्लियर होगी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हम समझ गए होंगे, आई होप आप लोग भी समझ गए। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, इसकी हम बात करेंगे। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी ना कभी क्वेश्चन में यूज किया होगा, 10th क्लास में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपने वहां पे यूज करे होंगे। लेकिन अब एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये था ना कि हम रेशियो में लिख देते थे, वो जब अभी आएगा मल्टीप्लिकेशन की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हम एडिटिव इनवर्स डिस्कस कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है जो है मेन। ठीक है, आप नोट डाउन करना चाहे तो फिर एक बार बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे समझते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि मान लो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और फिर से नंबर वही लेता हूँ मैं 2। ठीक है, 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 बन जाए। फर्स्ट वाले केस में, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वाले केस में क्या कर रहे थे हम कि हमें आंसर वही बनाना था। यानी कि अगर मैं कोई एक नंबर ऐड करता हूं, मान लो a, तो इसके साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर a ही आए। ये देख रहे थे हम इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में, जहां पे हम 0 ऐड कर रहे थे तो मेरे पास आंसर a आ रहा था, तो 0 को हम बोल देते थे एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या है कि हमें आंसर a नहीं बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो आंसर को अगर हमें 0 बनाना है तो हम यहाँ पे ऐसा क्या ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है इसका अगर कोई हम यहाँ पे नेगेटिव ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। सही बात है ना, यही होगा ना कि अगर मुझे आंसर 0 बनाना है तो इसी का नेगेटिव हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर इसके सिवा आप इसमें कुछ और ऐड करके अगर 0 बना सकते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, अभी तक जो मैंने पढ़ा है आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इसी नंबर का यहाँ पे नेगेटिव ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। आई होप आप लोग भी यही करते होंगे। अगर आप लोग कुछ और करते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तो ये नंबर्स के केस में था। यहाँ पे जो -2 है ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स यानी कि +2 का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। क्लियर। तो ये नंबर्स के केस में था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कुछ नहीं होता है, सिंपल ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एक नंबर लिया था, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूंगा। जैसे कि 3 प्लस में 2 आयोटा, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया यहाँ पे 2 आयोटा, थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ प्लस में। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो जाहिर सी बात है मैं इसका नेगेटिव ऐड करूंगा, तो नेगेटिव क्या होगा। अब इसका नेगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस में 2 आयोटा का नेगेटिव क्या होगा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस -2 आयोटा। तो अगर मैं यहाँ पे -3 -2 आयोटा रख दूंगा यहाँ पर, तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। एक बार रख के देख ले, इसे मैं एक बार रख करके आपको करके दिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में हम देख रहे हैं एडिटिव इनवर्स। तो क्या था हमारे पास, 3 प्लस में 2 आयोटा। क्लियर। तो यहां पे हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर आ जाए 0। यही था ना, यही था क्वेश्चन। तो ऐसा क्या ऐड करें, तो हम सबसे पहले करेंगे इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। इसको हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि हमारे पास आंसर 0 आए। तो -3 प्लस 2 आयोटा को हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस में प्लस नहीं होगा, माइनस होगा,
माइनस में 2 आयोटा। बता दिया करो कमेंट में, गलती हो जाती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा -3 - 2 आयोटा। क्लियर। अब -3 - 2 आयोटा तो मैंने यहाँ पे रख दिया, अब इसे सॉल्व भी तो करना है। ये मैं हटा देता हूं इसको। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस में 2 आयोटा। क्लियर। प्लस माइनस माइनस -3 प्लस माइनस -2 आयोटा इक्वल टू में 0। 3 से 3 गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 आयोटा माइनस में 2 आयोटा। क्लियर। तो आयोटा ले लिया मैंने कॉमन, 2 - 2, 2 - 2 कितना होता है 0। तो आयोटा 0, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे मैं जल्दी से रफ करके आपको समझाता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, वो भी इजी है। जैसे अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, अब वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने लिख लिया है टॉपिक का नाम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ Z1 इक्वल टू में A1 प्लस में आयोटा B1, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ A2 प्लस में आयोटा B2। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन ही लिया है, तो क्वेश्चन में तो किसी को डाउट होता नहीं है। ठीक है। तो Z1 प्लस में वो सॉरी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो Z1 - Z2 करना है, हमें Z1 - Z2 करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, Z1 क्या है हमारे पास, A1 प्लस में आयोटा B1, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस A2 प्लस में आयोटा B2, सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसे। तो A1 प्लस में आयोटा B1 नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -A2 माइनस आयोटा B2। क्लियर। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो A1 माइनस A2, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो माइनस होगा, और प्लस का आयोटा कॉमन ले लेता हूं B1 माइनस B2। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट ये आ गया कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है रियल पार्ट के साथ, और इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है इमेजिनरी पार्ट के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल है जैसे कि मेरे पास 2 प्लस में 3 आयोटा। क्लियर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, मान लो 1 प्लस में 2 आयोटा। अब इसको मान लो Z1 एंड इसको मान लो Z2। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को करना है हमें सब्ट्रैक्ट, तो Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दूं, इसको एक फॉर्मूले की तरह याद करने की क्या जरूरत है, 2 मिनट में तो निकल जाता है। ठीक है। तो इसी में डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो A1 माइनस A2, A1 क्या है 2 है, और A2 क्या है 1 है, और B1 क्या है 3 है, और B2 क्या है 2 है। ठीक है। तो 2 माइनस 1 प्लस में आयोटा B1 माइनस B2, यानी कि 3 माइनस 2। क्लियर। 2 माइनस 1 होता है आयोटा, 3 माइनस 2 1 होता है, तो क्या आ गया 1 प्लस 1 आयोटा। मतलब कि रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आप बोलते हो तो। यहाँ पे लेते हैं 4 प्लस में 6 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3 माइनस 2 आयोटा। थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई बात नहीं, सॉल्व तो कर ही लेंगे। रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इमेजिनरी पार्ट के साथ। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं 10 बार बोलूंगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, करते जाना है। तो A1 माइनस A2 यानी कि 4 माइनस 3 प्लस में आयोटा कॉमन ले लिया, और B1 माइनस B2 यानी कि 6 माइनस ऑफ 2। B2 की वैल्यू -2 है ना, यही चीज ध्यान रखनी थी यहाँ पे। 4 माइनस 3 क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस में आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2। क्लियर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट ही हो, देखो यहाँ पे प्लस में हो गया, तो 6 प्लस में 2 कितना होता है 8 होता है, तो 1 प्लस में 8 आयोटा। आई होप ये वाला एग्जांपल भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इतना सही था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन हमने इसको भी डिस्कस कर लिया, जल्दी से फिनिश कर दिया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है उसके अंदर, तो उसको हम और भी ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं इसे रफ करके लिख लेता हूँ जल्दी से उसके बारे में। जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया है, इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी डिस्कस कर लिया है, इतना मुश्किल हमें लगा नहीं। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं। अब हम बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई आपने पहले भी किया होगा, तो जैसे कि आप सिंपली मल्टीप्लाई करते थे दो नंबर्स को, ठीक है, वैसे हम इसमें भी करेंगे कि मेरे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा Z2 से। ये समझ रहे होंगे आप, डॉट प्रोडक्ट है इसे हम बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ। मैं Z1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ Z2 से, ठीक है। लेट्स से मैं एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है, Z1 ले लिया मैंने यहाँ पे। और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 4 प्लस में 6 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को करना है मुझे मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे पड़ेगी थोड़ी सी जगह की जरूरत, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसे सही से लिख लेता हूँ एक बार। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 इज इक्वल टू में क्या था 2 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है। और Z2 इज इक्वल टू में था हमारे पास क्या, Z2 हमारे पास में था 4 प्लस में 6 आयोटा। क्लियर, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इनको करना है हमें मल्टीप्लाई। जैसा कि आपने बचपन में मल्टीप्लाई किया होगा वैसा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। Z1 मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपली जैसे कि 2 प्लस में 3 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस में 6 आयोटा। अभी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आप लोगों को भी आता होगा, मैं यहाँ पे करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा एक बार इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 6 आयोटा। क्लियर, और उसके बाद में ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आयोटा है, 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8 होता है, प्लस में 6 2 जा 12 होता है, 12 आयोटा, प्लस में 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, 12 आयोटा, प्लस में 6 3 जा कितना होता है 18। लेकिन मैं 18 अभी नहीं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना है, तो मैं लिख देता हूँ 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 आयोटा। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 12 आयोटा प्लस में 12 आयोटा, इन दोनों को हम कर देते हैं सम। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो थी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 आयोटा है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। आयोटा मल्टीप्लाई में आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने भी आपको करके दिखाया ये तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे हो गया -18। क्लियर, तो हमारे पास -18 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार करके, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लिया, 12 प्लस में 12 हो गया, यहाँ पे प्लस ये मैंने आपको बताया है कि -18 हो जाएगा, अभी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 प्लस में 12 हो गया 24 आयोटा, 8 प्लस में 24 आयोटा, प्लस माइनस -18। क्लियर, अब प्लस का 8 माइनस का 18 क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 10 प्लस में 24 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसको हमने इजीली सॉल्व कर दिया। तो एक बार मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने ये कैसे किया। हमारे पास गिवन था एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि था 2 प्लस में 3 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था Z2 4 प्लस में 6 आयोटा। इन दोनों को करना था हमें मल्टीप्लाई। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, मैंने
एक बार Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में हमारे पास था यहाँ पे 2 प्लस में 3 आयोटा, तो 2 प्लस में 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है मैं इसके साथ। तो मैंने एक बार 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट के साथ जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर? तो 4 टू जा होता है 8, और हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया मैंने। 6 टू जा होता है 12 आयोटा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज मैंने उतार दिया है। ठीक है, 4 3 जा होता है 12, 12 आयोटा हो गया, प्लस यहाँ पे 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 आयोटा। एक बार फिर बता देता हूँ, 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 आयोटा हमारा होता है क्या? 18 आयोटा स्क्वायर। 18 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, वहां पे मैंने लिखी भी हुई है, -1 होती है। तो 18 मल्टीप्लाई -1, 18 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -18। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई -18। ठीक है, तो 8 को मैंने एज इट इज उतार लिया, यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लिया, 12 प्लस में 12 हो गया है, प्लस -18। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारा, और 12 प्लस में 12 24 हो जाएगा। यहाँ पे 8 को ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, 8 प्लस में 24 आयोटा -18। अब यहाँ पे 8 और 18, ठीक है, प्लस का 8 माइनस का 18। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -10। -10 और 24 आयोटा का 24 आयोटा वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल आंसर। ठीक है, जनरलाइज रिजल्ट अगर हम बात करें तो जनरलाइज रिजल्ट आप निकाल सकते हैं खुद से। मैं आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये करके दिखाऊंगा तो टाइम भी ज्यादा लग जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप लोग ये खुद निकाल लेना। मेथड यही रहेगा जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो जनरलाइज रिजल्ट क्या कहता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है ओवरऑल आंसर क्या आएगा। ठीक है, जनरलाइज रिजल्ट क्या होगा, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो A1 प्लस में आयोटा B1, एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये ले लिया, और दूसरा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो A2 प्लस में आयोटा B2। क्लियर? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो A1 प्लस में आयोटा B1, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है A2 प्लस में आयोटा B2, इसके साथ हमें इसे करना है मल्टीप्लाई A2 प्लस में आयोटा B2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा जनरलाइज रिजल्ट आएगा। ठीक है, जनरलाइज रिजल्ट की हम इसमें ज्यादा बेसिक बात करते नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और जो कि हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, तो जनरलाइज रिजल्ट हमारा कोई इतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 प्रॉपर्टीज लिख ली हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने वही लिखी है सेम जो हमने एडिशन में देखी थी, कि जैसे कि हमने देखा था ना, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ उसमें क्या था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता था, मतलब कि 1 + 2 करूं या फिर 2 + 1 करूं तो हमारा आंसर सेम ही आता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता था। तो सेम इसमें भी वही है कि अगर मैं 2 × 3 करूं या फिर 3 × 2 करूं, तो इसमें भी क्या होता है कि हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हमारा दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, हमारा ओवरऑल आंसर सेम ही आने वाला है। अब ये हमारा था ये हमारा था नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर्स पे, कि रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। क्या ये बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ट्रू है? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होते थे, A प्लस आयोटा B। A और B क्या होते थे, रियल नंबर्स होते थे। ठीक है, आयोटा लग जाता था तो B आयोटा B क्या हो जाता था, हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता था, और A क्या हो जाता था, रियल। तो A होता था हमारा रियल पार्ट और आयोटा B क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो मेरी आदत है कनेक्ट करके पढ़ाने की। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक लेता हूं Z1, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, एग्जांपल मैंने बहुत सारे डिस्कस किया, मान लो 2 + में 3 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 = में 3 + में 4 आयोटा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर हम Z1 × Z2 करेंगे
तो जो हमारा आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, Z2 मल्टीप्लाई Z1 करेंगे। ये आप करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। मैंने एक बार मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं बार बार करके अभी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ओ सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। गलती से मेरे मुंह से एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स निकल गया, क्योंकि मैंने अभी वो डिस्कस किया था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं फीड है, इसी वजह से मेरी जुबान से निकल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है कि मल्टीप्लीकेशन इन एसोसिएटिव, मतलब कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे कि वहां पे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था, एसोसिएटिव लॉ हमने वहां पे डिस्कस किया था कि हमारे पास जब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मान लो Z1, Z2 एंड Z3, तो इन तीनों को हम लेट से हम प्लस करते हैं। एक बार Z1 प्लस Z2, हमने क्या किया था, वहां पे दो स्टूडेंट्स को वो नंबर प्लस करने को दिया था, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने सिंपली तीनों नंबर्स को मतलब सीरियल से ऐड किया था, मतलब कि एक ने ऐड किया था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, क्लियर। और दूसरे ने ऐड किया था कैसे, Z2 प्लस Z3 प्लस Z1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, हमारा आंसर सेम आया था। तो यही हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये हमारी किसके लिए थी, एडिशन के लिए थी। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम ही है। अगर मेरे पास एक मान लो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर वही है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर मैं Z1 मल्टीप्लाई करता हूँ Z2, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ Z3, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ Z2 और मल्टीप्लाई करता हूँ Z3, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ Z1, तो ओवरऑल हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। आप करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो ऐसे करके आपको बता दिया है, आप एक बार करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आई होप ये दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जैसे कि हमने वहां पे डिस्कस किया था क्या, एडिटिव एलिमेंट क्या था, एडिटिव एलिमेंट था, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी था, एडिटिव एलिमेंट नहीं था। तो एलिमेंट बोले आइडेंटिटी बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखें, वहां पे हमारा क्या था कि 2 प्लस ऐसा, इसमें क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 2 ही हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं 0 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 2, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वही एग्जाम्पल 2, कि 2 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या हो जाए, हमारा आंसर आ जाए 2। तो इसमें ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारी क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, तो रियल नंबर्स के केस में हम इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम रियल नंबर्स के केस में बात करते हैं तो इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए 2। तो इसमें हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन ये था रियल नंबर्स के केस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें, मान लो मेरे पास 3 प्लस में 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर यही आ जाए 3 प्लस में 4 आयोटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई करें। लेकिन क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 1 को हम अगर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो 1 को हम लिखेंगे 1 प्लस में आयोटा 0। 1 प्लस में आयोटा 0 क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे तो इसको यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, 1 प्लस में आयोटा 0। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ओवरऑल यही आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और इसको फाइंड कैसे करते हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला भी, ठीक है। तो इसे मैं जल्दी से रफ करके वो एक बार लिख लेता हूं उसके बारे में, फिर मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस लेक्चर की, कह सकते हो कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आगे तक काम आती है और इस पे क्वेश्चंस भी बड़े मस्त मस्त आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हम एक बार समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि मान लो मेरे पास 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए।
1 नहीं, हाँ 1 ही आ जाए हमारे पास आंसर। ऐसा इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या हम ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें? तो जाहिर सी बात है हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर? आई होप ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो ये जो 1/2 था ये क्या था हमारा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या थी? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, ये हमारी 1/2 था जो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जनरलाइज रिजल्ट के बारे में। एक बार दोबारा से चालू करो, जबान लड़खड़ा जाता है हमारा, अजीब सोचिए, भगवान पता नहीं कौन जबान देते। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यानी कि हम जानेंगे इसमें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है क्या है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन नहीं मतलब एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। क्या आप लोग बता सकते हैं? तो 2 में ऐसा मैं क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे यहाँ पे आंसर 1 लाना है इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, तो इसमें मैं इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन ये जो रेसिप्रोकल है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर हम जनरलाइज केस की बात करें, जनरलाइज केस जैसे कि मेरे पास, जैसे कि 1 में जनरलाइज केस यानी कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? A1 प्लस में आयोटा B1। मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसमें अगर मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूं तो क्या फाइंड करूंगा मैं? 1/z। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट भी लिख रखा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज डिनोटेड बाय z की पावर -1 और इसको हम 1/z भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करूं तो 1/z लिखूंगा और 1 में A1 प्लस आयोटा B1 ये लिखूंगा। ठीक है, अब A1 प्लस आयोटा B1 को कैसे हम सॉल्व करते हैं? आपने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, रेशनलाइजेशन। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम रेशनलाइजेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि रेशनलाइजेशन वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, जैसे 1 में √2 लिखा हुआ है तो इसको हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, जब अंडर रूट की वैल्यू आती है तो इनसे बोलते थे रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसे रेशनलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके जैसा ही कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करूंगा इसके नेगेटिव से, तो A1 माइनस आयोटा B1, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? A1 माइनस आयोटा B1। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा A1 माइनस आयोटा B1 और नीचे क्या हो जाएगा? ये आपको A प्लस बी A माइनस बी लग रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, A² माइनस B²। A² माइनस B² क्या होता है? A प्लस बी A माइनस बी। तो यहाँ पे A² यानी कि A1 का स्क्वायर प्लस में B² यानी कि आयोटा B1 का स्क्वायर, आयोटा B1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा B1 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? A1 माइनस आयोटा B1। ठीक है, तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? A1 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पे B1 मतलब कि B का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? A1 माइनस आयोटा B1 और नीचे क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारा Z इनवर्स आ जाएगा। क्लियर? Z इनवर्स यानी कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला भी। ठीक है, लेकिन और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एक एग्जांपल में कि हम
अगर हमारे पास फॉर्मूला ना हो तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको मैं जल्दी से एक बार रफ करता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू में 3 प्लस में 4 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो z को मैं लिख सकता हूं 1/z इक्वल टू में, इसको मैं लिखूंगा 1 में 3 प्लस 4 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा, इसके नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस 4 आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऊपर आ गया हमारा क्या, 3, नीचे लिख लेते हैं। ऊपर आ गया हमारा, ये हो गया z इनवर्स, ऊपर आ गया हमारा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में, नीचे हमारा क्या आएगा। अब देखिए ये आपको a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा होगा, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 16। क्लियर, आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, 9 प्लस 16 कितना आ गया, 25। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 अपॉन में, इसको मैं लिखना चाहूँ 25, मतलब कि 25 दोनों के साथ जाएगा, 3/25 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यही हमारा इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का क्या कोई इजी फॉर्मूला हो सकता है। फॉर्मूला जैसे कि अभी मैंने आपको एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, a1 प्लस में आयोटा b1, इसे मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था ना। क्या निकाला था, एक बार मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ कि z इनवर्स इक्वल टू में 1 में a1 प्लस में आयोटा b1, इसे हमने रिजॉल्व किया था। तो क्या नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था a1 माइनस आयोटा b1, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया था a1 माइनस आयोटा b1। आई होप ये आपको क्लियर होगा, यही हमने किया था। ऊपर क्या हो गया था हमारा, a1 माइनस आयोटा b1, और नीचे क्या हो गया था, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लग रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो ए स्क्वायर मतलब कि a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा b1 का स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे ऊपर a1 माइनस आयोटा b1 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b1 का स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन आयोटा का भी स्क्वायर होगा, और आयोटा का स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर लगा देता हूँ। ये हमने ड्राइव किया था अभी, मतलब सॉल्व किया था अभी हमने। तो ये जनरलाइज केस है, ठीक है। तो यहीं से हम इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे z इनवर्स इज इक्वल टू में क्या आएगा, a1 माइनस b1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने अभी ड्राइव किया है। यहां से इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा कि z इनवर्स इज इक्वल टू में a1 अपॉन में a1 का स्क्वायर, a1 अपॉन में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर माइनस b1 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे आयोटा b1 आएगा, आयोटा b1, तो यहाँ पे मैं आयोटा लगा देता हूँ, b1 अपॉन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर। क्लियर, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि z इनवर्स इज इक्वल टू में a1 का स्क्वायर,
जेड इनवर्स इक्वल टू में A1 का स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर या फिर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर माइनस B1 आयोटा अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमारा दोनों जगह पे सेम रहेगा, बस चेंज ये होगा। क्लियर? और यहाँ पे आयोटा लगाया क्योंकि इमेजनरी, ये हमारा आयोटा है। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला है। आप चाहें तो फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूले के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, बस आपको A1 और B1 रखना है। ठीक है? A1 और B1 क्या होगा, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मान लो दे रखा है, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है 2 प्लस में 3 आयोटा। इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है A प्लस में आयोटा बी। ठीक है? A प्लस में आयोटा बी, तो A प्लस में आयोटा बी से कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 2 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। ठीक है? तो A की वैल्यू मतलब A1 की वैल्यू 2 और B1 की वैल्यू 3। तो A1 और B1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करेंगे और इसका हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे। इजीली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है? तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है समझाने के लिए आपको, तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा और आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे होंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है? तो अब हम डिस्कस करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में अच्छे से आ गया है तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अब हम डिस्कस करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी से मैं इसे रफ करता हूं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी लिख दिया है, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, Z1 दे रखा है मेरे पास। Z1 यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 दे रखा है मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस में 4 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और हमें इन्हें करना है डिवाइड, यानी कि भैया हमें करना है, इसको मैं थोड़ा उधर लिख देता हूँ साइड में। क्या है ये, Z2 हमारा, Z2 इज इक्वल टू में हमारा है 3 प्लस में 4 आयोटा। क्लियर? तो हमें सॉल्व करना है Z1 अपॉन में Z2, मतलब कि डिवाइड करना है इन्हें। ठीक है? Z1 अपॉन Z2 कर देंगे हम। Z1 क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा। आई होप ये 2 आपको दिख रहा होगा, इसे लिख देता हूँ, 2 आयोटा अपॉन में हमें करना है 3 प्लस 4 आयोटा। कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 3 प्लस 4 आयोटा से, यानी कि रेशनलाइजेशन जैसा कुछ। रेशनलाइजेशन तो नहीं कहेंगे इसे हम, 3 माइनस 4 आयोटा, इसके नेगेटिव से ऊपर नीचे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 माइनस 4 आयोटा। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो ऊपर वाले टर्म्स इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई और नीचे वाले को भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई। नीचे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी, यानी कि 3 को अगर हम a मान ले और 4 आयोटा को अगर हम b मान ले, तो ऊपर दिख रहा होगा आपको a प्लस बी और इधर दिख रहा होगा a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी आपको आई होप इजीली दिख रहा होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। ठीक है? ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन वाले केस में करते थे, एक बार 1 के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, एक बार 2 आयोटा के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम सिंपल लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इजीली हमें आइडेंटिटी दिख रही है। ठीक है? तो ऊपर हम क्या करने वाले हैं, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, 3 माइनस 4 आयोटा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, 3 माइनस 4 आयोटा। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है 4 आयोटा, 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। आगे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 आयोटा हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस का साइन है, प्लस का एज इट इज लिख दिया। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा कितना, 3 टू जा 6 आयोटा। क्लियर?
6 आयोटा हो गया हमारा यहाँ पे, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 4 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, तो हमारा हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमारा होता है -1, मैं यहीं पे लिख देता हूँ -1, और -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ये बना देगा इसे प्लस बना देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा न्यूमरेटर था, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, यानी कि 16 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 16 मल्टीप्लाई -1। क्लियर, तो -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो इसे बना देगा प्लस, तो -1 को यहाँ से मैं हटा देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 + 16। क्लियर, तो अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूं, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3 + 6 आयोटा -4 आयोटा और +8। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नीचे में लिख सकता हूं 9 + 16 कितना होगा, 25। ठीक है, यहाँ पे 8 + 3 कितना हो जाएगा, 12, और 6 आयोटा -4 आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस हमारे पास 8 + 3 कितना आ गया, हमारे पास 8 + 3 कितना आ गया, 11 अपॉन में 25। ठीक है, तो हमारा ये आ गया आंसर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 आयोटा अपॉन में 25 प्लस 11 अपॉन में 25। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख लेंगे, 11 अपॉन में 25 प्लस 2 अपॉन में 25 आयोटा, क्योंकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम अपना आंसर देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा इजीली, और यहाँ से आपको डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना ही था हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और काफी देर भी हो चुकी है हमें पढ़ते पढ़ते, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।